आज हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली यानी विभेदात्मक एकाधिकार। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनोपोली के बारे में डिस्कस किया था। मोनोपोली का मतलब होता है एक अकेला विक्रेता। तो देखिए, जब मार्केट में एक अकेला सेलर होता है तो वो क्या करता है, प्राइस में चेंजेस लाकर कह सकते हैं कि जो मूल्य होता है वो मूल्य में परिवर्तन करके यानी डिफरेंट मूल्य पर वो अपनी वस्तु को बेच सकता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो अधिक प्रॉफिट को या अधिक लाभ को कमा सके या अपने लाभ में वृद्धि कर सके। तो डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली जो विवेदात्मक एकाधिकार है, ये मोनोपोली के कंसेप्ट का ही एक पार्ट कह सकते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली मीन्स चेंजिंग डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन है प्रोफेसर डूली की। देखिए, प्रोफेसर डूली ने ये बताया कि विविधात्मक एकाधिकार का जो अर्थ है, एक वस्तु या सेवा को मतलब एक ही कमोडिटीज़ है और एक ही सर्विसेज की बात की जा रही है, सेम गुड्स एंड सेम सर्विस है, वो डिफरेंट कस्टमर्स को यानी अलग अलग विक्रेता को अलग अलग रेट पे दी जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो विवेदात्मक एकाधिकार होता है वो उसमें क्या होता है कि आपके पास में एक ही सेलर के पास में एक ही गुड्स है, एक ही सर्विसेज है, लेकिन वो क्या करता है कि अलग अलग जो लोग आते हैं उसे खरीदने के लिए उससे वो अलग अलग रेट लेता है। क्लियर है? तो ये होता है विवेदात्मक एकाधिकार। चलिए आगे बात करते हैं। द एक्शन ऑफ टेकिंग प्राइस एट डिफरेंट रेट फॉर सप्लाई ऑफ सेम टाइप्स ऑफ services or commodity from various types of customer is known as discriminative monopoly and price discrimination। यानी कि देखिए, जो प्राइस कह सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक विक्रेता की या किसी भी एक सेलर की बात करें तो सेम टाइप्स ऑफ सर्विसेज का या सेम टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं कमोडिटीज़ का वो अपने डिफरेंट जितने भी डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं यानी अलग अलग जो विक्रेता आते हैं उनसे अलग अलग रेट लेना चार्ज करता है या उसको ऐसी एक्टिविटी करता है, ऐसी क्रिया करता है, तो उसे विवेदात्मक एकाधिकार कहता है। तो मेन क्या होता है कि वो प्राइस लेता है, एक तो डिफरेंट रेट लेता है, डिफरेंट रेट का मतलब है अलग अलग कीमत लेता है, राइट। तो सप्लाई ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सर्विसेज और कमोडिटी, एक ही सेवा और एक ही कह सकते हैं वस्तु के लिए, ठीक है, एक ही समान वस्तु और सेवा के लिए वो अलग अलग प्राइस लेता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, अलग अलग ग्राहक जो आते हैं, अलग अलग जो कस्टमर्स आते हैं उनसे। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें एक आ रही हैं। एक तो क्या होती है, डिफरेंट आपका डिफरेंट रेट होती है, ठीक है, डिफरेंट रेट यानी कह सकते हैं डिफरेंट प्राइस होती है, मेन तो इसमें ये होता है डिस्क्रिमिनेटिव में। सेकंड चीज होता है सेम आपका गुड्स और कह सकते हैं सेम आपकी जो गुड्स होगी वो और सेम सर्विसेज सेम रहेगी, एक जैसी वस्तु है, एक जैसी ही सेवा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग अलग वो कीमत लेता है। और अलग अलग जो अलग अलग आएंगे यानी कि कह सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर, ठीक है, अलग अलग रहता है। तो तीन चीज़ें मेन आती है डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में। एक तो डिफरेंट रेट लेता है, सेकंड है कि सेम गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसके पास में, और डिफरेंट कह सकते हैं, डिफरेंट कह सकते हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर जो अलग अलग ग्राहक होते हैं उनसे। क्लियर है? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉमन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आप देखते हैं कि बहुत अलग अलग रेट चार्ज करता है। जैसे कि डोमेस्टिक यानी घरेलू, अगर हम घर के लिए अगर कह सकते हैं बिजली ले रहे हैं तो उसके लिए रेट अलग होती हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी जो उद्योग के क्षेत्र होते हैं उसके लिए बिजली की दर अलग होती है, जबकि एग्रीकल्चर के लिए भी अलग रेट होती है। उसका एक सबसे बड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अमीर से हैं, जो रिच पेशेंट होते हैं उनसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनसे कम चार्ज करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक ही सर्विसेज होती है लेकिन उसके जो प्राइस हैं वो अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मूल्य विभेदात्मक के प्रकार। देखिए, सबसे पहला इसका है जो अभी हमने बात की थी पर्सन या कह सकते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव, व्यक्तिगत मूल्य विभेद, और इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर और
एडवोकेट। देखिए आप जानते हैं कि जो वकील होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग अपनी जो रेट है वो चार्ज करते हैं अलग अलग अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग। डॉक्टर है वो अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग देखेगा और जो एडवोकेट है वो अपने अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग फीस लेता है। तो ये पर्सनल डिस्क्रिमिनेटिव हम देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं। क्लियर है आपको? तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें जो मोनोपोली होती है उसमें वो अपनी जो भी कमोडिटीज़ होती हैं और सर्विसेज होती हैं उसको अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्राइस है वो रिसीव करता है। तो जो व्यक्ति के बेस पे कहा गया है जिसमें मेन आप डॉक्टर और एडवोकेट इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लेस प्लेस के बेस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि स्थान के आधार पर हम मूल्य विभेद करते हैं। जैसे देखते हैं कि कोई कमोडिटीज़ है वो जयपुर में अगर बनती है, ठीक है, अगर जयपुर में उसको बनाया जा रहा है तो जयपुर में वो देखिएगा उसकी रेट अलग होगी, जबकि अगर वही कमोडिटीज़ अगर दिल्ली में जाती है तो वो क्या होगा उसकी रेट अलग होगी। तो इसका मतलब ये है कि स्थान के अकॉर्डिंग भी क्या मिलती है प्राइस अलग अलग रेट पे मिलता है। तो हम कह सकते हैं स्थानों पर एक वस्तु के अलग अलग मूल्य वसूल किए जाते हैं स्थान के बेस पे, जगह के बेस पे हम ले सकते हैं। जयपुर में वस्तु का मूल्य कुछ और हो सकता है और दिल्ली में भी कुछ हो सकता है। तो ये हम प्रॉपर एक जगह की बात कर रहे हैं, इसीलिए प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव हो गया। ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है बिजनेस के बेस पे। बिजनेस के बेस में अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था कि व्यापार के बेस पे, ठीक है, एक एकाधिकारी जो है वो वस्तु का और या आप कह सकते हैं अपनी वस्तु का जो है वो अलग अलग व्यवसायों से या अलग अलग प्रयोग के कारण वो अलग अलग मूल्य वसूल कर सकता है। जैसा कि आप जैसा यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे भी ये होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिक में कम रेट पे मिल जाती है, तो इस तरह से ये यूज़ के बेस पे भी दी जाती है। अदर्स में देखते हैं आपको जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, टाइम के बेस पे अलग अलग मिल जाती है। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट बस में जो हम अगर सरकारी बस की बात करें तो वहाँ पे लेडीज़ को कुछ छूट होती है, महिलाओं को कुछ छूट होती है, जबकि जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको छूट नहीं होती है। तो ये फैसिलिटी जेंडर के बेस पे होती है, ठीक है। एज के बेस पे आप देखते हैं कि जो बच्चों का टिकट होता है वो कम रेट में आ जाता है, जबकि बड़ों का अलग आता है, ठीक है। तो और टाइम के बेस पे भी देख सकते हैं, अगर आप कम समय के लिए ले रहे हैं तो चार्ज आपका कम लगता है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं तो आपका वो चार्ज है वो ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं अदर में बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिसमें हम अलग अलग मूल्य विभेद है वो किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। बात करते हैं मूल्य विभेद की शर्त कह सकते हैं या कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं कि मूल्य विभेद की क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहला है मोनोपोली सिचुएशन, एकाधिकार की स्थिति। देखिए स्टार्टिंग में आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेटिव जो मोनोपोली है वो किसका पार्ट है, मोनोपोली का, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली का मतलब हो गया है कि एक अकेला सेलर होना जरूरी है, तभी वो प्राइस को डिफरेंट चार्ज कर सकता है। अगर आप अकेले सेलर नहीं हैं तो प्राइस को हम ज़्यादा या कम चार्जेस नहीं कर सकते। तो मेन ध्यान रखिएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव की जो मेन कंडीशन है, मेन शर्त है कि वो मोनोपोली सिचुएशन यानी कि एकाधिकार की स्थिति होनी चाहिए। क्लियर है? जिसका आप कह सकते हैं सप्लाई यानी कि जो मोनोपोली होता है उसमें आप जानते हैं सेलर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। और उस सेलर का पूरी सप्लाई पे क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। यानी जितना वो गुड सर्विसेज बनाएगा उस पर ही उसका कंट्रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेलर वन होता है। क्लियर है आपको? और इसी बेस पे वो अपनी प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करता है, अपनी प्राइस को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग प्राइस वो करता है। क्लियर है? अगर हम बात करें क्या ये परफेक्ट कंपटीशन में लागू हो सकता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे होमोजेनियस कमोडिटीज़ होती हैं, एक समान वस्तुएं होती हैं और वहाँ पे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे नहीं होगा। साथ ही इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे भी कीमत का हम कह सकते हैं इतना अंदर नहीं कर सकता, तो मूल्य विभेद वहाँ पे भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है उसमें आर्टिफिशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि उनका ब्रांड अलग होता है, पैकेजिंग अलग होता है,
है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी सेलर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है वन सेलर के और उसका सप्लाई पे कंट्रोल होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है यानी आपको मूल्य विभेद अलग अलग अगर आपको प्राइस चार्ज करना है अलग अलग कस्टमर से, तो उसका मेन कंडीशन है कि वो मोनोपोली कंडीशन होनी जरूरी है। सेकेंड बात करते हैं नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा की प्रकृति। देखिए विविधात्मक जो एकाधिकार है या डिस्क्रिमिनेटिव जो मोनोपोली है उसका मेन अगर सक्सेस होना है तो वो कमोडिटीज़ और सर्विसेज की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हैं कि पर्सनल सर्विसेज होती हैं उसमें केवल जो लाभ है जो प्रॉफिट है, अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, पर्सनल सर्विस लेते हैं तो वो उसी व्यक्ति को ही मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर किसी कोई बीमार है तो वो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराएगा, ठीक है, तो वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डॉक्टर, वकील हुआ या आप कह सकते हैं टीचर हुआ, तो टीचर जिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा जो पढ़ रहा है वो अपनी अपनी जो कह सकते हैं अपना जो पढ़ाई का है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, दूसरे को, क्योंकि दूसरों को भी पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब है वस्तु और सेवा की प्रकृति पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और स्पेशल जो सर्विसेज की हमने बात की जिसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं या टीचर हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मेन है ये कंडीशन, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मांग की लोच में भिन्नता। देखिए मांग की लोच में भिन्नता का मतलब हो गया अगर डिमांड जो है, अगर वो डिमांड है वो आपकी इनइलास्टिसिटी है, इनइलास्टिसिटी का मतलब हो गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है यानी कि बेलोचदार है। अगर आपकी मांग बेलोचदार है तो वहाँ पे जो प्राइस होता है वो प्राइस हाई रखा जा सकता है, क्योंकि मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा तो कीमत ज़्यादा लगाई जा सकती है। लेकिन जहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड आपकी जो डिमांड आपकी है वो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब है जिसमें चेंजेस हो सकता है, तो वहाँ पे प्राइस क्या होगा, कम रखना होगा। ये मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी पे ही डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली का जो कह सकते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे मांग बेलोचदार होती है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रख के हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और जहाँ पे मांग आपकी लोचशील है या कह सकते हैं आपकी इलास्टिसिटी है उसमें कह सकते हैं इलास्टिसिटी या लोचशीलता ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस को कम रखना होगा। क्लियर है आपको। सेल ऑन ऑर्डर, आदेश पर विक्रय। आदेश पे विक्रय का मतलब है किसी स्पेशल ऑर्डर पर कुछ कमोडिटीज़ बनाई जाती हैं और हम कह सकते हैं जो मूल्य विभेद है वो इसमें सफल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है तो एक कंज्यूमर का ऑर्डर दूसरे कंज्यूमर को पता नहीं होता है, इसीलिए वस्तुएं अलग अलग चार्ज या कह सकते हैं प्राइस अलग अलग चार्ज कर ली जाती है। क्योंकि जब भी हम किसी स्पेशल वस्तु बनाने का ऑर्डर देते हैं तो हम एक कस्टमर से कौन कितना लेते हैं और दूसरे कस्टमर से कितना लेते हैं ये कस्टमर्स को आपस में नहीं पता होता है। तो ठीक है, तो सेल ऑफ ऑर्डर पे हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव हो सकता है, यानी प्राइस का विभेद किया जा सकता है। क्लियर है। करते हैं इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी आप देखते हैं कि मोनोपोली में कंज्यूमर की ये इग्नोरेंस जो करता है या आप कहते हैं अज्ञानता जो होती है, जो उसे नॉलेज नहीं होता है, उसके कारण भी प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव किया जा सकता है, मूल्य विभेद किया जा सकता है, बहुत अच्छे से सक्सेस होता है। कभी कभी कंज्यूमर का ये कह सकते हैं ये सोच होती है कि जब हम ज़्यादा पैसे देंगे तो हमें हाई क्वालिटी की चीज़ मिलेगी, तो ऐसी अगर सोच होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वो जो सेलर होगा मोनोपोली में वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस कर सकता है प्राइस को। क्लियर है। साथ ही हम देखते हैं कि कभी कभी कंज्यूमर है वो उनको आपस दूसरे मार्केट में ये नॉलेज नहीं होता है कि क्या ये वस्तु कहीं सस्ती भी मिल सकती है, तो वो उसी मार्केट में परचेज कर लेता है जहाँ पे प्राइस हायर होती है। तो उपभोक्ता की अज्ञानता का मतलब है कि एक तो वो ये धारणा बना लेते हैं कि जैसे प्राइस हायर अगर हम देंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी वस्तु मिलेगी, ज़्यादा अच्छी कमोडिटीज़, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। और सेकंड होता है कि उसे नॉलेज नहीं होता है कि एक मार्केट में ये सस्ता भी मिल सकता है, तो वो उस महंगे मार्केट में ही परचेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, सेम सर्विसेज। बात करते हैं सेम सर्विसेज, समान सेवाएं। समान सेवा का मतलब है कि एकाधिकार एक इक्वल सर्विसेज के लिए, एक समान सेवा के लिए भी अलग अलग वस्तु चार्ज कर लेता है। जैसे कि
अब देखते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे। रेलवे डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि फर्स्ट क्लास एसी का अलग होता है, सेकंड क्लास एसी का अलग होता है, ठीक है। जनरल का जो है प्राइस अलग होता है। उसी तरह से ज़्यादा वेट वाली जो वस्तु होगी उसका रेट किराया होगा, जो कह सकते हैं रेंट है वो अलग होगा, ठीक है। उसी तरह से लोअर रेट वाली जो वस्तु होगी या कह सकते हैं लोअर जो कम वजन वाली वस्तु है उसका रेंट कम होता है, ठीक है, तो उसका किराया कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्विसेज तो सेम है। कहने का मतलब है कि अगर आप टिकट है वो बैंगलोर का जाने का ले रहे हैं तो बैंगलोर ट्रेन जाएगी, लेकिन वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि एक ही ट्रेन का अलग अलग कह सकते हैं चार्जेस लिया जा रहा है, यानी कि एसी का चार्जेस अलग आ रहा है और आपका सेकंड क्लास का अलग आ रहा है, जबकि समान सेवाएं दी जा रही हैं। सभी लोग वही जो प्लेस टिकट लिया है वो वहीं जाएंगे जहाँ का टिकट है, ठीक है। तो ये जो सेम सर्विसेज होती हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम मूल्य विभेद कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली, विवेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण। इसमें दो तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन मोनोपोली हैज़ परफेक्ट कंट्रोल इन ऑल मार्केट, एकाधिकार का संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण, यानी कि पूरे बाजार पर मोनोपोली का कंट्रोल है। और सेकंड है प्रोटेक्शन होम मार्केट, यानी कि आपका जो घरेलू बाजार है उसको सुरक्षित करना, एंड कंपैरेटिव फॉरेन मार्केट, और विदेशी बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी कि संरक्षित घरेलू बाजार एवं प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार। तो ये दो कंडीशन कह सकते हैं अलग अलग हैं, जिसके बेस पे हम डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली का प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि दो तरीके से कीमत का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं डायग्राम की। मार्केट ए में AR1 एवरेज रेवेन्यू 1 और आपका एवरेज रेवेन्यू 2 बनाया गया है। एवरेज रेवेन्यू 1 और मार्जिनल रेवेन्यू 1, ठीक है। उसी तरह से मार्केट आप बी में देखते हैं आपका एवरेज रेवेन्यू 2 और आपका मार्जिनल रेवेन्यू ये जो 2 है वो प्रदर्शित कर रहा है इसके सीमांत आगम को बी मार्केट के। यहाँ पे आपने देखा कि ये जॉइंट सिचुएशन का जो A+B का है वहाँ पे ये आपका ART यानी कि टोटल एवरेज रेवेन्यू और MRT का मतलब हो गया टोटल मार्जिनल रेवेन्यू को बता रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा कह सकते हैं कि कितना कौन प्रोडक्शन करेगा, या कह सकते हैं साम्य बिंदु कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो किया जाएगा आपका MCT, जहाँ पे आपका MCT और MCRT इक्वल होगा, ये दोनों जहाँ बराबर होंगे। तो आपने देखा कि ये हमने MR और AR बनाया और ये MC कर्व बनाया है आपका टोटल मार्जिनल कॉस्ट। ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपके मार्जिनल जो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस पे कर रहा है, ET पे। क्लियर है। तो ET पे ये टच कर रहा है और इसी के इक्वल हम एक लाइन बना रहे हैं जिसे कहते हैं MET लाइन, यानी टोटल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट बता रहा है, ET। ये टोटल इक्विलिब्रियम क्यों बता रहा है, क्योंकि ये A और B का बता रहा है साथ में। इसी लाइन को जब हम एक समांतर लाइन खींचते हैं जिसे हमने EDM लाइन जो है वो खींची है, और इसी बेस पे प्रोडक्शन और प्राइस डिटरमाइंड होते हैं किसका, A और B का। इस लाइन को जब हम लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस लाइन ये जो लाइन है वो MR1 को कहाँ टच कर रही है, इस E1 पॉइंट पे, और इस लाइन को जब हम अपने एवरेज रेवेन्यू तक लेके जाते हैं तो ये प्राइस डिटरमाइन करती है। तो A मार्केट में देखा आपने कि प्राइस ज़्यादा है और आउटपुट थोड़ा कम है। क्लियर है। उसी तरह मार्केट बी में आपने देखा कि ये जो जब लाइन जा रही है आपकी, ये MR2 पे कहाँ टच हो रही है, इस पॉइंट पे, जिसे हमने नाम क्या दिया है, E2। ठीक है। इस E2 को लाइन को जब हम ऊपर लेके जाते हैं AR2 तक तो ये प्राइस डिटरमाइंड हो गई और ये क्या हो गई, क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्शन ए के कंपैरिजन में यहाँ पे उत्पादन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो बी कंडीशन में उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन प्राइस आपने देखा ए के कंपैरिजन में बी में कम है, तो ये बी में प्राइस कम है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है, टोटल जो यहाँ पे प्रोडक्शन बता रहा है कह सकते हैं QT, ये QT जो है वो पूरा का पूरा Q1 और Q2 से मिलके बना है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि
इस मार्केट की जो ये आपने कंडीशन देखी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन और प्राइस है और यहाँ का जो प्रोडक्शन प्राइस है वो डिटरमाइन किसके बेस पे हुआ, जहाँ पे MCT और MC आप कह सकते हैं MRT बराबर होते हैं, उस बेस पे ये A और B डिटरमाइन होंगे। क्लियर है। तो इस मार्केट में हम कह सकते हैं कि AR1 प्लस AR2 ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ART। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि MR1 प्लस MR2 इन दोनों डायग्राम को मिलाकर तो ये बन जाता है आपका MRT, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह से अगर हम बात करें कि E1 ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये E2 यानी E1 प्लस E2 ये बन जाएगा ET, टोटल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है। इसी तरह से ये जो प्राइस है वो OP1 और ये टोटल प्राइस आपकी बताएगी यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वांटिटी है उसके बेस पे। तो क्वांटिटी देखिए OQ1 यानी कि A मार्केट की और B की कितनी है OQ2। तो ये जो है वो टोटल क्वांटिटी बता रही है OQT। ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपकी अभी हमने समझी, ये क्या बता रहा है कि A मार्केट, इसमें जो आप कह सकते हैं नीचे कंक्लूजन लिखना है वो क्या लिखना है कि जो प्राइस है वो किसकी ज़्यादा है, प्राइस P1 ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्राइस 2 के। और प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, प्रोडक्शन Q2 ज़्यादा है यानी B मार्केट का Q1 के कंपैरिजन में। ठीक है। और ये जो है वो एक इक्विलिब्रियम यानी समान जो प्रोडक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है किसका, ये आपका बताया जा रहा है टोटल जो बाजार है उसके बारे में। क्लियर है। तो ये जो तालिका है वो बिल्कुल क्लियर बता रही है कि जो A मार्केट है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और उत्पादन कम, जबकि B बाजार ऐसा है जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा और प्राइस कम कंडीशन बताई है। सेकंड कंडीशन थी कि प्रोटेक्ट होम मार्केट एंड कंपैरेटिव फॉरेन मार्केट। तो इसमें आप देखते हैं कि प्राइस है वो अलग अलग देशों से अलग अलग होती है। इसमें जो डोमेस्टिक एरिया होते हैं यानी कि स्वदेशी, डोमेस्टिक एरिया का मतलब क्या होता है, स्वदेशी, और जिसका कह सकते हैं जिसके बाजार पर पूरा कंट्रोल होता है मोनोपोली का। ठीक है। जो डोमेस्टिक एरिया होता है, डोमेस्टिक एरिया पे जो मोनोपोली होता है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है, यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण रहता है घरेलू बाजार पे, क्योंकि उसका जो देश है अपना देश उसमें उसका पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जो डोमेस्टिक कह सकते हैं जो फॉरेन मार्केट होता है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको दो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक एरिया में उसका कंट्रोल होता है जबकि फॉरेन मार्केट में नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करता है कि जो डोमेस्टिक एरिया होता है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा लेता है और जो फॉरेन मार्केट होता है वहाँ पे प्राइस कम लेता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइस कहाँ पे ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक एरिया में, क्योंकि पूरा कंट्रोल है तो अपनी इच्छा से प्राइस को बढ़ा सकता है। लेकिन ये नया मार्केट है फॉरेन मार्केट, यहाँ पे उसको अभी अपने उद्योग को बनाना है, अपनी वस्तु को जमाना है, तो वहाँ पे वो प्राइस को क्या करता है, कम करता है। क्लियर है। तो इसी को ही हम डायग्राम से समझते हैं। OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, OY पे हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को बताया है। ये जो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये AR जो है या AR कह सकते हैं और MR कह सकते हैं, ये F किसको प्रेजेंट कर रहा है, फॉरेन को यानी कि विदेशी को। ठीक है। और ये जो आपका देख रहे हैं जहाँ पे प्राइस वो ज़्यादा ले रहा है, ये ARH यानी कि आपका जो होम का मतलब डोमेस्टिक, इसे कह सकते हैं घरेलू। ठीक है। और MR ये H का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक। यहाँ पे आपको क्लियर है। ये MC है टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, वो बिल्कुल पूरी टोटल ली हमने, टोटल मार्जिनल कॉस्ट है। ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, हम इस पे जो निर्धारण करेंगे, इसमें जो कह सकते हैं घरेलू प्राइस कितनी ली जाएगी, इसका जो निर्धारण है कि कह सकते हैं घरेलू मार्केट में हमें कितना प्राइस लेना है, इसका डिटर्मिनेशन हमें कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि MCT MRF को कट करे, यानी कि ये जो MCT है ये आपके MRF इसको कट करे। तो MRF कहाँ है, यहाँ है, तो ये इसको यहाँ कट कर रही है। ये क्लियर हुआ। देखिए ये लाइन बता रही है फॉरेन की, यानी कि ये जो प्राइस लाइन है, ये डिमांड कर्व है, ये किसका होगा, फॉरेन का। ये जो है आपका, ये बताएगा आपके डोमेस्टिक एरिया का यानी घरेलू का।
ये कर बता रहा है टोटल मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगी कि घरेलू एरिया में कितनी लेनी है प्राइस, उसका डिटर्मिनेशन होता है जब MRF फॉरेन का बराबर हो MCT के। क्लियर है, यानी MCT MRF बराबर हो। तो यहाँ पे आपने देखा ये कट करके कहाँ हो रही है, बराबर इस लाइन पे, क्योंकि ये MCF है और ये MCT है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो इस लाइन को जब हम आगे लेके जाते हैं और ये आपके घरेलू यानी कह सकते हैं घरेलू बाजार को किस पॉइंट पे टच कर रही है, ये आपका साम्य कहाँ आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ रहा है जिसे हम EH नाम दे रहे हैं। और इसी को जब हम AR तक लेके जाएं अपने एवरेज रेवेन्यू पे, तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन हो रही है घरेलू एरिया की, और ये किसकी है, ये है आपके फॉरेन की। क्लियर आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बता रही है कि इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम होने पर ही हम क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक या कह सकते हैं घरेलू बिंदु का या घरेलू बाजार का साम्य बिंदु निर्धारित करेंगे। क्लियर है। तो इस डायग्राम में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे MRF बराबर MCT होगा, एक कंडीशन तो ये वाली और ये वाली जहाँ इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही हम घरेलू बाजार का इक्विलिब्रियम पॉइंट निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो T पॉइंट है, जब हम MCT को ये MRH को घरेलू वाले कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे ये कट करती है, तो ये T पॉइंट है। ये T पॉइंट कहता है शट डाउन सप्लाई पॉइंट इन फॉरेन मार्केट। इस पॉइंट के बाद अगर कोई प्राइस चली जाती है, यानी कि कह सकते हैं इसके बाद भी अगर T बिंदु से भी प्राइस अगर कह सकते हैं प्राइस गिरने लग जाती है, तो वहाँ पे मोनोपोली क्या करेगा कि फॉरेन मार्केट में अपनी सप्लाई को बंद कर देगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी मूल्य विभेद का औचित्य। देखिए, हमने देखा कि मूल्य विभेद है वो सही है या नहीं है, यानी उचित है या अनुचित है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इकोनॉमिस्ट का अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने अलग अलग व्यू दिए, अपने अलग अलग मत दिए, और कुछ इकोनॉमिस्ट तो उसे कह सकते हैं फेवरेबल मानते थे, उचित मानते थे, और कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसे अनफेवरेबल माना है। चलिए इसके कुछ हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मूल्य विभेद क्यों कह सकते हैं जस्टिफिकेशन होना चाहिए, सही है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री। स्पेसिफाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री मीन्स विशेष प्रकृति के उद्योग। देखिए, ये जो प्राइस हम विभेद लेते हैं या कीमत विभेद जो होता है, वो विशेष प्रकृति के उद्योग के लिए सही माना गया है। जिन स्थानों पे आप देखते हैं ट्रैफिक कम होता है, या देखते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई कह सकते हैं जो लेवल होता है जोग्राफिकल, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत हाई कह सकते हैं लेवल पे या हाइट पे होते हैं, तो वहाँ जहाँ पे बस नहीं जाती है और वहाँ पे अगर बस की फैसिलिटी दी जाती है और वहाँ पे बस का किराया ज़्यादा लिया जाता है, तो वो नेचर है कि वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचा जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है, राइट। तो रेल या बस नहीं जा सकती, तो वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगेगा। और जहाँ पे देखते हैं कि बहुत अच्छी रोड है और बहुत इजी से बहुत ज़्यादा बसेस आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको बहुत कम रेंट पे आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये कह रहा है कि भाई स्पेसिफाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो मेन विशेष प्रकृति के उद्योग पर निर्भर करती है। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर कौन सा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जैसा है उसके अकॉर्डिंग अगर रेंट लें तो ये एक फेवरेबल है, क्योंकि ये सही भी माना गया है। सेकंड है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। कीमत विभेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पुअर होते हैं, जो निर्धन होते हैं, उनसे कम प्राइस लिया जाता है, और जबकि जो रिच सेक्शन होते हैं या जो कह सकते हैं धनी वर्ग होता है, उनसे प्राइस ज़्यादा ली जाती है कमोडिटीज़ और सर्विसेज की, वस्तुओं और सेवाओं की। तो देखिए, अगर हम गरीब से पुअर पर्सन से अगर हम प्राइस क्या ले रहे हैं, आपकी प्राइस है वो कम ले रहे हैं, और रिच सेक्शन से हम प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर के लिए ये सही माना गया है, ठीक है। तो ये हमारे कह सकते हैं समाज के लिए भी सही है। थर्ड है मोर टोटल प्रोडक्शन। देखिए, बहुत कुल उत्पादन अधिक है,
अगर आप कीमत विभेद द्वारा देखते हैं तो कीमत विभेद में देश में कुल उत्पादन अपेक्षाकृत अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कीमत विभेद के लिए लाभदायक है और फेवरेबल कंडीशन भी होगी अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या हो गया, निर्यात व्यापार। एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि निर्यात व्यापार में देखिए अगर आप विदेशों में अपने वस्तु के बाजार को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप फॉरेन में क्या करेंगे, वस्तु का प्राइस कम लेंगे, प्राइस क्या हो जाएगा फॉरेन में आप कम लेंगे और डोमेस्टिक एरिया में आप प्राइस को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। यानी अपने देश में तो आप उसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पे बेचोगे और फॉरेन में कम पे, ताकि आपको वो फॉरेन का मार्केट है वो आसानी से मिल पाए। तो निर्यात व्यापार के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। साथ ही आप देखते हैं पब्लिक यूटिलाइजेशन सर्विस होती है उसमें भी अलग अलग लिया जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे अलग होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव है वो अनफेवरेबल होता है। तो उसमें देखिए इंक्रीजिंग प्राइस, यानी इंक्रीजिंग प्राइस का मतलब होता है अगर आपका प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा, कंज्यूमर को जो होता है वो लॉस होता है। तो कंज्यूमर के लिए ये एक कह सकते हैं खतरा होता है, इसीलिए इसको अनफेवरेबल माना है। देखिए अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर का क्या करती है, शोषण करती है और ये एक तरीके से सही नहीं है, इसीलिए कह सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव सही नहीं है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम और बात करें इसके लिए स्पेशल पॉइंट की, तो देखिए अगर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यदि मूल्य विभेद के कारण उत्पत्ति के साधन अनिवार्य आवश्यकता से निकलकर आपके जो लग्जरी वस्तु होती है उसमें हस्तांतरित होते हैं तो मूल्य विभेद अनुचित होगा। ठीक है। तो देखिए अगर आप जो कह सकते हैं कंपल्सरी, जो कह सकते हैं कंपल्सरी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से निकल अगर आप लग्जरी कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये भी जो कह सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव है वो अनफेवरेबल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उपभोक्ता का शोषण, सबसे ज़्यादा जो मूल्य विभेद होता है वो इसलिए अनफेवरेबल है क्योंकि इसमें उपभोक्ता का शोषण है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ ही इसमें जो डंपिंग यूज़ की जा रही है, डंपिंग में आपने देखा राशि पातन, जिसमें आप देखा कि एक जगह प्राइस क्या होती है, हायर होती है और एक प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो आपने देखा फॉरेन में प्राइस कम करके डोमेस्टिक एरिया में क्या कर रहे हैं, प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं हार्मफुल रहता है और कह सकते हैं कि ये अनफेवरेबल रहेगा। तो इसे डंपिंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, राशि पातन। राशि पातन भी मूल्य विभेद नीति का प्रयोग करके उन लोगों के लिए अनुचित है जिनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा फॉरेन में तो प्राइस कम कर दी लेकिन डोमेस्टिक एरिया में प्राइस बढ़ा दी, तो यहाँ डोमेस्टिक एरिया में शोषण हो पा रहा है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे अनुचित बताया गया है। क्लियर है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेटिव का। अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये कह सकते हैं कि इनकी लिमिट्स हैं, जो सीमाएं हैं उनको थोड़ा कम करके हम अपनी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए या अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य विभेद है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। राइट।